दफ्तर से वापसी पर मैं जैसे ही मोहल्ले में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र फिर उस हसीना पर पड़ी जिसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती थी। वह अक्सर ही इस वक्त दरवाजे पर खड़ी होती थी और मेरा और उसका मनासमना हो जाया करता था। उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती, दुपट्टे से बिया चुस्त लिबास पहने गहरे गले के साथ वह अपनी जवानी की सारी खूबसूरती को अया कर रही होती थी। उसके लंबे सुनहरी बाल कमर को छूते थे और मेरा दिल उन बालों में ही कहीं अटक जाया करता था। आज भी उसे देखने के बाद मुझे लगा था जैसे मेरे लिए अपने घर तक का रास्ता तय करना मुश्किल होगा। उसकी मुस्कुराहट मुझे अपनी जगह ठहरने पर मजबूर करती थी, लेकिन मैं एक शरीफ आदमी था। मोहल्ले वाले मेरी शराफत की गवाही देते थे, इसलिए एक जवान लड़की के इश्क में मब्तल होकर उसकी दहलीज पर रुकना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। अभी एक गहरी नज़र उस पर डालने के बाद मैं वापस घर पहुंच गया था, लेकिन दिल वहीं छोड़ आया था। घर में दाखिल होते ही मेरी नज़र अपनी बीवी पर पड़ी तो मेरा सारा मूड खराब हो गया। वह बहुत मोटी हो गई थी। 4 बच्चों ने उसे अजीब सा कर दिया था। ना कोई इमटा रही थी ना कोई डील डोल, हर वक्त बस कामों में मसापा रहती थी। अब भी उसके बाल बिखरे हुए थे। एक बच्चा गोद में था तो दूसरे के पिछ वह साना में भाग रही थी। ना जाने क्या चल रहा था, लेकिन यह सब देखकर मेरा दिल पूरी तरह कटा हुआ था। मैंने अपना बैग सोफे पर फेंका और खुद भी वहीं बैठ गया। मुझे देखते ही वह सब कुछ भूलकर पानी का गिलास लिए मेरे सामने दौड़ी चली आई। मैंने सर से पांव तक उसे देखा। ढीला ढाला लिबास पहने वह बिल्कुल सादा रहती थी। अपने बालों का जुड़ा लपेट रखा था। अब तो शायद मुझे उसके बालों की लंबाई भी याद नहीं थी, क्योंकि वह बहुत कम ही बाल खोलती थी। हर वक्त बस जोड़ा लपेटे घर के कामों में मसापा रहती। 4 बच्चों ने उसके चेहरे की कशिश को भी छीन लिया था। मुरझाया हुआ चेहरा, आंखों के नीचे हल्के और चेहरे की जर्दी मुझे उस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही थी। मैंने पानी का गिलास पकड़ते हुए कहा, खुद पर भिटवा दे लिया करो, क्या हाल बना रखा है। बस मेरी बात सुनकर वह शर्मिंदा हुई और कहने लगी, बस मैं तैयार होने जा रही हूँ कि यह छोटे वाले ने डायपर खराब कर लिया। मैंने सोचा कि पहले इसे डायपर बदलवा दूँ फिर तैयार होती रहूँगी। इतने में आप आ गए। वह हमेशा ऐसे ही कोई कहानी मुझे सुनाया करती थी जैसे सारा दिन बहुत ही मसापा रहती हो, जबकि मुझे तो लगता था कि वह सारा काम मेरे आने के बाद ही करती है। तभी तो हर वक्त उलझी रहती थी। मैंने पानी पिया और उसे चाय बनाने का हुक्म देते बिस्तर पर जाकर लेट गया। आंखें बंद करते ही वह खूबसूरत हसीना तस्वीर के पर्दों में लहराने लगी थी। उस पर से नजरें हटाना मेरे लिए नामुमकिन था। दिल चाहता था कि घर लौटने के बजाय उसके दरवाजे पर रुक जाऊं, 2 घड़ी उससे बात करूं, कोई मोहब्बत भरी बात हो जिससे मेरी जिंदगी में ताज़ा हवा का कोई झोंका आए। मेरी बीवी के पास तो वही बातें थी। बच्चों का डायपर खत्म हो गया है, दूध दिलाना है, क्या पकम और घर का खर्चा, यही सब सुना सुना का मैं तो थक चुका था। मैं जिन मोहब्बत भरी बातों का मतलज़ था, शायद वह लड़की मुझे वह मीठी मीठी बातें सुना सकती थी। अगर वह कुछ ना भी कहती तो बिना कहे उसके अंदर ऐसी खूबसूरती थी कि मुझे खुद ब खुद उसे देखकर सुकून आ जाया करता था। आंखें बंद किए मैं लेटा ही था कि मुझे अपनी बीवी की तेज आवाज़ सुनाई दी। वह कह रही थी, चाय तैयार हो गई है, मैंने टेबल पर रख दी है। अब मैं बड़े वाले को होमवर्क करवाने जा रही हूँ, फिर इसे ट्यूशन छोड़कर आऊँगी। आप जब तक आराम कर लें, वापस आकर आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने अपनी आँखें खोलकर उसे ना देखा था, बस कह दिया था। उसकी ज़रूरी बात क्या हो सकती थी। मुझे मालूम था उसे कोई सौदा सब्जी ही मंगवाना होगा, इससे ज़्यादा वह और क्या चाहती। वह क्या कहती। चाय पीकर मैं फिर पुरस्कुना नींद में सो गया और जब मेरी आँख खुली तो रात के सुबह के 8 बजे बज रहे थे। मैंने यहाँ वहाँ देखा, मेरी बीवी कहीं नहीं थी। उसकी तलाश में मैं कमरे से निकला तो वह बब के खाने में तेजी से खाना बना रही थी, साथ साथ किचन बर्तन भी धो रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, मैं आपसे बात करने आई तो आप गहरी नींद सो चुके थे। मेरी छोटी बहन की शादी तय हो गई है और अगले ही हफ्ते उसका निकाह है। मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहती हूँ, टहीपा वगैरह भी देने होंगे, इसलिए पैसों की भी ज़रूरत होगी। उसके मेके जाने के जिक्र पर मैं हमेशा चिढ़ जाता था, इसलिए वह बहुत डरकर यह बात कह रही थी। लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल भी चिढ़ नहीं आई थी, बल्कि मैं खुश हो रहा था कि अगर वह चली जाएगी तो मेरे लिए मनमानी करना आसान हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, 1 हफ्ते के लिए नहीं 15 दिन के लिए जाओ। छोटी बहन की शादी है, अच्छा है तुम्हारा भी, अब वहाँ आबोहवा तब्दील होगी।
यहीं तो सारा वक्त कामों में ही लगी रहती हो। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वह मुस्कुराते हुए मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। फिर कहने लगी, आज मैं आपकी पसंदीदा डिश बना रही हूँ। रात तक उसने सारे काम नापट और फिर उसने पैकिंग शुरू कर दी। तोहफे के लिए मैंने उसे 5,000 रुपये पकड़ा दिए थे। फिलहाल मैं इसे जान छुड़ाना चाहता था। उसने वह पैसे संभाल कर रख लिए। ना ही उसने मुझसे शादी के कपड़े बनाने का कहा था और ना ही किसी और चीज़ का मतलबा किया था। उसने सारे पुराने कपड़े एक ही बैग में पैक किए थे और कहने लगी कि कल सुबह दफ्तर जाते हुए हमें छोड़ दीजिएगा। वैसे तो बहुत दूर का रास्ता था, लेकिन इस वक्त मेरे लिए उसे छोड़ना ज़्यादा आसान था। उसकी थकन जाद शक्ल डका कर मैं बाआ हो रहा था। मैंने कहा, ठीक है, सुबह तैयार रहना। और फिर अगली सुबह मैंने बाइक पर उसे और अपने 4 बच्चों को बिठाया और सीधा अपने ससुराल पहुंच गया। दरवाजे से ही उन्हें अल्लाह हाफिज कहते मैं दफ्तर चला गया था। मैंने सुकून की सांस ली थी, क्योंकि मेरा इरादा था कि अब मैं उस हसीना से बात करूंगा, उसका नाम पूछूंगा और उसे अपने घर आने की दावत भी दूंगा। मेरे घर में अब मेरे सिवा और कोई नहीं था। उसी दिन दफ्तर से वापसी पर इत्तेफाक मुझे देर हो गई। मगरिब के बाद का वक्त था। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन वह हसीना दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरा ही इंतजार कर रही हो। उसकी मुस्कुराहट पर मैंने अपनी बाइक आहिस्ता की थी और फिर उसे सलाम किया था। मेरी टपकू के बरक्स उसने न सिर्फ सलाम का जवाब दिया था, बल्कि वो मुझे अंदर आने की दावत भी दे रही थी। कहने लगी कि हम यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, ज़्यादा किसी को नहीं जानते। आप आए, मैं चाय बनाती हूँ। मेरी अम्मा भी हैं, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। हम तो चाहते हैं कि हमारा लोगों से मिलना उलना हो, लेकिन यहीं ज़्यादा कोई मिलने उलने वाला ही नहीं। उसकी बात सुनकर ना जाने मेरे दिल में क्या समाई कि मैंने उसकी चाय की ऑफ़र कबूल कर ली। यहाँ वहाँ देखा, उस गली में कोई भी नहीं था। मैं बड़ी तेजी से उसके घर में दाखिल हुआ था। सामने ही उसकी अम्मा चारपाई पर बैठी थी। मैंने उन्हें सलाम किया तो वह मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहने लगी, चलो मोहल्ले से। किसी ने तो नए कैडॉक को पूछा। उनकी बात सुनकर मुझे पता चला कि वह लोग किराए पर यहीं शिफ्ट हुए थे। उस लड़की ने अपना नाम एनी बताया था। एनी की अम्मा कहने लगी कि बड़ा ही अगमावटा लोगों का मोहल्ला है, कोई किसी से हंसकर मिलता तक नहीं है। हम तो इतने दिनों से यहाँ खुद को बिल्कुल गैर महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा, अम्मा ऐसी बात नहीं है, दरअसल आप लोग नए हैं ना, इसलिए। फिर एनी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और बात करते हुए कहने लगी, रात है, रात मेरी अम्मा की तबीयत खराब हो जाती है। हम दोनों माँ बेटी का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। अम्मा को हॉस्पिटल ले जाने में बड़ी दुश्वारी होती है। कई बार पड़ोसियों से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन लोग हमें अजीब नज़रों से देखते हैं क्योंकि हम किराएदार हैं। यह कहते हुए एनी की आंखों में आंसू आ गए थे और इस 18 साल की खूबसूरत लड़की को दुखी देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने झट से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उसके हाथ में पकड़ाया। मैं एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। मैंने कहा कि आपको जब भी कभी कोई परेशानी हो, आप मुझे बुला लिया करें। अम्मा को मैं अस्पताल ले जाऊंगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई, मेरे शुक्रिया अदा करने लगी और फिर मैं कुछ देर बाद अपने घर आ गया। घर में मेरी बीवी बच्चे नहीं थे। बड़ा ही पुरस्कूना माहौल था। मैंने बाहर से खाना मंगवाया, खाना खाया और फिर बिस्तर पर लेट गया। थकन से मुझे नींद लगी थी कि रात के दिन के 12 बजे के करीब मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने देखा तो अनजान नंबर था। कुछ सोचकर मैंने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से मुझे एनी की आवाज़ आई। वो कह रही थी कि आप सो तो नहीं गए। मैं उसे पहचानते ही उठकर बैठ गया। जल्दी से कहा, नहीं बोलो, कांटा तो है। वह कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, अम्मा तो दवाएं खाकर सो जाती हैं। मैं अकेले में परेशान हो रही थी तो आपको फ़ोन कर लिया। इसके अंदाज में बड़ी ही बेनलफे थी, जैसे वह मुझे बरसों से जानती हो। जब वह लड़की होकर नहीं झिझक रही थी तो फिर भला मैं कैसे हिया कटा। मैं तो फिर एक शादीशुदा मर्द था। मैंने उसे अपनी बातों के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। उसे उसके हुस्न की तारीफ करने लगा, उसकी परेशानियां बांटने लगा। उसने बताया कि उसके वालिद एक एक्सीडेंटा में इस दुनिया से चले गए थे और जब से वह इसकी वल्द बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। वालिद की पेंशन पर ही उनका गुजारा होता था। उसने अपने घर के हालात बताए थे। वह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने बहुत प्यार से उससे कहा, यानी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा दोस्त चाहिए जो मेरी तन्हाई को बांट सके।
फिर वह मुझसे मेरी बीवी बच्चों का पूछने लगी तो मैंने उसे बता दिया कि मेरी बीवी बच्चों के साथ अपनी अम्मा के घर गई हुई है। यह सुनकर वह और भी तसल्ली से मुझसे बातें करने लगी और फिर सारी रात हम दोनों की बातों में ही निकल गई। सुबह दफ्तर जाने के वक्त में नींद से बेहाल हो रहा था, लेकिन नई मोहब्बत का खुमार चढ़ा था, इसलिए अपनी इस थकन को मुस्कुराकर बर्दाश्त कर लिया था। अगर यही रद्द जगह मुझे मेरे किसी बच्चे की वजह से करना पड़ता तो मैं अपनी बीवी पर खूब चीखता चिल्लाता कि मुझे दफ्तर जाना था और तुम लोगों की वजह से नींद नहीं हुई। लेकिन एनी से बात करने के बाद मुझे हरगिज़ भी इस बात पर कोई अफसोस नहीं था कि मैं रात को बस 1 घंटा ही सो सका था। आने वाले 2-4 दिन तक यही मामूल चला। मैं दफ्तर के बाद वापसी में उसके घर चला जाता और फिर उसकी अम्मा की खैर कायटा पूछकर एनी का दीदार करके वापस लौट आता। एनी के हाथों की बनी चाय भी पी लेता और फिर सारी रात उससे बातें भी करता। यह दिन के अंदर अंदर ही मेरे से ख़त्म हो गए थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। एनी ने 2 दबे लफ्ज़ों में मुझसे अपनी पसंदीदगी का इजहार भी कर दिया था, इसलिए मैं भी पीछे ना रहा और मैंने भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। यह सुनकर उसकी खुशी की इंतहा ना रही। वो कहने लगी कि मैं आपसे तन्हाई में मुलाकात करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं भी अभी दूर दूर की मोहब्बत से थक चुका था। अपनी बीवी के आने से पहले मैं एनी को हासिल कर लेना चाहता था, इसलिए मैंने भी उनसे मुलाकात की हामी भरी। एनी कहने लगी कि मेरे घर तो अम्मा होती है, लेकिन अगर मैं रात के अंधेरे में आपके घर आ जाऊं तो आपको यकीनन कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे भी लगा कि इससे ज़्यादा महफूज जगह और कोई नहीं होगी। बस मोहल्ले वालों का खौफ था, लेकिन रात को रात के 1 बजे के बाद पूरी तरह सन्नाटा हो जाया करता था, इसलिए मैंने एनी को अपने घर बुला लिया। उसने रात आने का वादा भी किया और फिर वह दिन के 12 बजे के करीब मेरे घर चली आई। मैंने बड़ी तेजी से उसे घर के अंदर के दरवाजे से लॉक कर दिया था। वह मेरे साथ मेरे बेडरूम में पहुंच गई थी। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था, जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। मैं उसकी मोहब्बत में पूरी तरह दीवाना हो रहा था। आज की रात वह मुझे हासिल होने वाली थी। मुझे एक बार भी अपनी बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आया था। मैं बस अपनी अय्याशी पूरी करना चाहता था। जैसे ही उसने शॉल उतारकर एक तरफ रखी तो मैं हक्का बक्का रह गया। वह बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल कपड़ों में थी। उसका सारा बुधा आर पार होता महसूस हो रहा था। चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। बहुत गहरा गहरा मेकअप भी उसने कर रखा था। वो मेरा हाथ पकड़कर बैठ गई। अपनी बिंबियों का इजहार करने लगी। अपनी मोहब्बत के बारे में बताने लगी। मुझसे भी रहा ना गया। मैं आगे बढ़कर उसकी गर्दन के करीब झुका। उसने मेरे लबों पर अपना हाथ रख दिया। कहने लगी कि मैं पहली बार आपके घर आई हूँ, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ, क्योंकि मैंने तो कोई इंतजाम ही नहीं किया था। वो कहने लगी कि मुझे पानी ही पिला दें। मैं उसके लिए पानी लेने गया और जब वापस लौटा तो वह कोई चॉकलेट खोल रही थी। उसने मेरी तरफ बढ़ाई और कहने लगी आप भी खा लें। मैंने मना किया तो उसने चॉकलेट का एक हिस्सा तोड़कर मेरी तरफ कर दिया। वह बहुत अदा से मुझे देख रही थी और उसकी हरकत पर मैं खिल उठा था। मैं जानता था कि वह क्या कहना चाहती है। मैंने वह चॉकलेट ले ली। मोहब्बत का एक अलग ही काआ मुझ पर तारी था। उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उससे अपनी मोहब्बत बयान करने लगा तो वह भी मुस्कुराकर मेरी प्याई करती रही। थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर आने लगे और मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। और जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे ओसना खत्म हो गए। मेरी दुनिया लुट चुकी थी। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया था। मेरे घर में मैं ना था। सारी अलमारियां खुली हुई थी। वह सारा जेवर पैसा गायब हो चुका था, जो बड़ी मेहनत से मैंने जमा किया था। कितनी देर तक मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। तकलीफ भी बहुत थी और लूट जाने का गम भी। मैंने फौरन पुलिस को फ़ोन लगाया और फिर कुछ ही देर बाद पुलिस घर आ गई। सारे मोहल्ले को खबर हो गई कि मेरे घर में चोरी हुई थी। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था। ना जाने कैसे मेरी बीवी को भी यह खबर मिल गई थी। वह भी बच्चों के बगैर ही दौड़ी चली आई थी। बीवी को देखकर तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं उसे क्या बताता कि उसकी गैर मौजूदगी में मैं किसी दूसरी लड़की को घर लाया था, जिसने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। पुलिस वाले भी जानना चाहते थे कि चोर किस तरह अंदर आए। कौन सा ऐसा रास्ता था कि कोई भी मेरे घर में आसानी से आ सकता था, क्योंकि मेरा घर ऐसा बना हुआ था कि जब तक मैं दरवाज़ा ना खोलता कोई अंदर नहीं आ सकता था। पूरा घर जंगले से बंद था।
कुछ अरसे पहले ही जब मोहल्ले में चोरियां बहुत बड़ी थी तो मेरी बीवी ने मुझसे कहकर यह पूरा घर इस तरह से पैक करवाया था कि जब तक बेहुना दरवाज़ा ना खोला जाता कोई घर के अंदर कूदकर ही नहीं आ सकता था। हर दीवार को छत से जंगले के जरिए मिलाया गया था। मैंने सर झुकाकर पुलिस वालों के सामने इंकसाया कर दिया कि मोहल्ले की एक ज़रूरतमंद लड़की को मदद की ज़रूरत थी। वह अपनी मां को हॉस्पिटल ले जाने के लिए मेरे पास आई थी। मैंने ही उस लड़की को अंदर आने की इजाज़त दी थी। बीवी की मौजूदगी में मैंने बहुत ही नेता के साथ उस लड़की की मौजूदगी को बयान किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का खौफ था कि अगर उसे पता चला कि मैंने उसके पीछे क्या किया है तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। वह जैसी भी थी मेरे बच्चों की मां थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। उसे मैं किसी तौर पर नहीं खोना चाहता था, तो बस उसके पीछे कुछ दिन सुकून और अय्याशी के साथ गुजारना चाहता था। फिर पुलिस वालों ने मुझसे उस लड़की का हलिया पूछा और मुझे पुलिस स्टेशन बुलाकर चंद एक तस्वीर मुझे दिखाई। उनमें से एक तस्वीर उस लड़की की भी थी। मैंने जैसे ही उसे पहचाना और बताया कि हाँ यही एनी थी, तो पुलिस वाला मुस्कुराया और कहने लगा इस लड़की का कोई एक नाम नहीं है, इस लड़की के 1000 नाम है। यह अपना हुलिया बदलती है, मोहल्ला तब्दील करती है और फिर किसी भी सीधे साधे मर्द को घेर कर इसकी तन्हाई का फ़ायदा उठाकर उसका पूरा घर खाली कर देती है। उसने आपके साथ भी यही किया। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा अपनी बीवी के सामने तो आपने अच्छे तरीके से अपने गुनाह को छुपा अपने गुनाह को छुपा लिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह लड़की उन्हीं मर्दों के घर में दाखिल होती है जो इसे खुद इस बात की इजाज़त देते हैं, जो इसकी जवानी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। क्या इसने आपको चॉकलेट में बेहोशी की दवा नहीं दी थी? पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए ऐसे सवाल किया था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर वह कहने लगा आज नहीं तो कल आपकी बीवी को भी इस बात का इल्म हो ही जाएगा। बेहतर यह है कि अपनी बीवी को खुद सारी बात बता दे। पुलिस वाले की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया था। मेरा गना सच उसके सामने खुल गया था। फिर उसने मुझे एनी की बहुत सारी तस्वीर दिखाई और यह देखकर मैं हैरान रह गया। उस लड़की के असली बाल सिर्फ कानों तक थे। वो अपने सर पर विग का इस्तेमाल करती थी। खूबसूरत नजर आने के लिए बहुत कुछ अपने चेहरे पर लगाती थी, वरना वह एक मामूली सूरत लड़की ही थी। पुलिस वालों ने कह दिया था कि वह इसकी तलाश कर रहे हैं और मैं वापस अपने घर आ गया था। मेरी बीवी सर पकड़कर बैठी थी, रोते हुए मुझसे कहने लगी यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। काश कि मैं इस तरह आपको छोड़कर ना जाती तो यह सब ना होता। आपकी सारी जिंदगी की मेहनत लुट गई है। मेरी बीवी खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। मैंने बहुत गौर से उसका चेहरा देखा और वह बहुत बदली हुई लग रही थी। चेहरे पर ना थकन के आसार थे, ना आंखों के नीचे हल्के थे। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले एक हफ्ते में वह पहले जैसी हो गई हो। चेहरे का रंग भी निखर गया था। मैंने उसके हाथ पकड़े तो उसके हाथ भी नरम मुलायम थे। उसने मुझे इस तरह खुद को टकाटा पाया तो कहने लगी क्या बात है माँ, आपको क्या हो गया है? मैंने उससे पूछा कि तुम एक हफ्ते में क्या करती रही हो। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई। फिर कहने लगी कि बच्चों को मेरी अम्मा देख लिया करती थी, तो मैं रात को सुकून की नींद सोया करती थी। दिन में खाना भी छोटी बहन बनाती थी, सफाई के लिए मलमा आती थी। ज्यादा काम नहीं था तो मैंने बस आराम ही किया है। इसकी बात सुनकर मेरे दिल को धड़ाका पहुंचा था। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी बीवी को बदसूरत किसी और ने नहीं बल्कि मैंने बनाया था। वह तो हमेशा की तरह अब भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैंने जितनी जिम्मेदारियां उसके सर पर डाली थी और 4 बच्चों की ताबेटा और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी वह जो निभा रही थी उसने उसे अब्दुल और नामुनाजिबा कर दिया था। शायद वाकई उसे खुद पर टवा देने के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। इस बात का एहसास हुआ तो मैं उसके कदमों में बैठ गया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा जरा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और फिर मैंने उसे शुरू से आखिर तक सारी बात बता दी और फूट फूट कर रो दिया। कितनी देर तक वो सख्त के आलम में बैठी रही। फिर उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों से खेलते हुए कहने लगी मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। दरअसल मैंने ही अपना ख्याल नहीं किया, इसलिए आप गैर लड़की की तरफ मटवा हुए। मुझे ख्याल करना चाहिए था कि मुझे अपने शौहर के लिए बनना संवरना चाहिए। जरा सा उगी इस बात को भी अपने ऊपर ले रही थी और मैं उसकी अच्छाई पर दंग रह गया था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े थे और वादा किया था कि मैं दोबारा किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं दिखाऊंगा। उसने मेरे सीने पर सर टिका दिया था। कितनी ही देर हम दोनों आंसू बहाते रहे थे। फिर मैंने जारा से कहा कि चलो उठो, मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा कर
मैं तुम्हें शादी के लिए शॉपिंग करवाता हूँ। बच्चों के लिए भी कुछ सामान ले लेना और फिर हम दोनों खूब अच्छे से शादी अटेंड करेंगे। मेरी बात सुनकर वह दंग रह गई, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने उस पर टवा देनी छोड़ दी थी और ना ही मैं उस पर पैसे खर्च करता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बाजार के लिए निकल पड़ा। मैं जान गया था और बाजार के लिए निकल पड़ा था। मैं जान गया था कि इंसान का सुकून उसके खुद के बनाने से बनता है। मैंने खुद अपने घर को जहन्नुम बनाया था। ना मैं बीवी पर तवज्जो देता था, ना बच्चों को संभालने की कोशिश करता था। कई कई रातें बच्चों की बीमारी में मेरी बीवी जागकर निकाल देती और सारा सारा दिन घर के काम करती और मुझे